बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 3, इसका नाम डायनामिक्स है, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में कल जो हमने पढ़ा था उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? Newton's second law of motion states that when a net force acts on a body, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी? It produces, इट से मुराद कौन है? नेट फोर्स। It produces acceleration in the body in the direction of फोर्स। याद रहेगा कि फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है, और एक्सेलरेशन को तो आप लोग जानते हो, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी डायरेक्शन तो आपको समझ आ जाएगी, आगे के फोर्स की डायरेक्शन में होती है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट फोर्स के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द मास ऑफ बॉडी। समझ आया? इन दोनों चीजों को मैथमेटिकली ऐसे लिखा, समझ आया? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन दोनों को यूज किया क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? तो कल मैंने ये भी करवाया था आपको, यहां से याद है? मैंने कहा था अगर मास को तुम यहां मल्टीप्लाई भी कर दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था और हमने क्या किया था? वैल्यूज पुट की थी ऐसा यूनिट्स की, याद आया नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, याद आया? तो ये जाके वहां डिवाइड किया तो के की वैल्यू 1 आ गई थी। के की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट की 1, तब इज इक्वल टू एम में प्रूव हो गया। समझ आया नहीं है? तब ये भी कह सकते टेकिंग द वैल्यू ऑफ के एज 1, के की वैल्यू को 1 लेने से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू एम। प्रॉब्लम किसी को मसला है या नहीं? अच्छा, फिर मैंने आपको कल 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन बताई थी कि फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज ए फोर्स। एक न्यूटन क्या होता है? फोर्स होती है जो प्रोड्यूस करती है किसको? कितना एक्सेलरेशन? किस में? कौन सी बॉडी में? 1 kg मास की बॉडी, ठीक है।
तो कोई भी फोर्स जो 1 किलोग्राम मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, वो फोर्स 1 न्यूटन की होगी। कितने न्यूटन की होगी? 1 न्यूटन की फोर्स होगी। समझ आया नहीं है? तो ये मैंने कल डेफिनेशन भी लिख के दी थी, ये भी मैथमेटिकली भी डेफिनेशन दी थी। समझ आया नहीं यार? अब बेटा बात और से सुनना, जो बात समझाने जा रहा हूं उसको समझना। सेकंड लॉ हो गया आपका। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको देख। अगर इफ फोर्स किसके बराबर आ जाए? न्यूटन। मतलब बॉडी पे फोर्स, मतलब नो बॉडी पे लगे, तो देन क्या होगा? ठीक है, देन बाय न्यूटन कौन सा ला? मोशन, बिकॉज एफ किसके बराबर होता है? इसके। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक चीज लिख के दी है, फोर्स क्या है? तो एम में किसके बराबर आ जाएगा? सुन रहे हो? मैंने आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, फॉर ऑल ए एंड बी, जो कि क्या होते हैं? रियल। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इससे ये नतीजा निकलेगा ए 0 है या बी 0 है या दोनों 0 है। याद आया? लेकिन बच्चे मुझे ये बताओ, इससे क्या नतीजा निकलेगा? मास, क्या मास 0 हो सकता है? बॉडी का जिस पे फोर्स लगा रहे हो, बॉडी है, उसका मास 0 हो सकता है? तो फिर तो आप फोर्स नहीं लगा सकते उस पर। फिजिकली तो 0 हो ही नहीं सकता। टोटल मास तो 0 नहीं, एटम्स होंगे इसमें। जब बात ही बॉडी की हो रही तो मास तो होगा। बेटा याद रखना। अब मैं यहां इससे ये नतीजा निकला कि या तो मास 0 है या एक्सेलरेशन 0 है। सुन रहे हो? बट हमें ये पता है कि मास कभी भी 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाय था, ये बात तो पक्की है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बात कहां से शुरू हुई थी? अगर बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स कितनी हो? 0 न्यूटन। डिग्री बोल रही है, डिग्री की बात दे रही। 0 न्यूटन हो तो देन क्या होगा? सबको बात समझ आ गई? ये समझ आ गई? ये पता मैंने आपको क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ। अगर बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स 0 न्यूटन हो जाए तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ना बॉडी की मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना वेलोसिटी में चेंज है। बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में है तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। इसको वर्ड्स में अगर लिखोगे तो फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो आ जाएगी। मैथमेटिकली लिखोगे, अगर ये बोल दो, अगर ये बात बोल दो, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन acceleration is 0 this is अगर फोर्स नॉन जीरो
तो देन F इज इक्वल टू ma होगा। फिर सेकंड लॉ लगेगा ना, समझ आ रहा नहीं है? अब अगर बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रही तो बॉडी अपनी स्टेट को क्या करेगी? अपनी स्टेट को क्या रखेगी? अपनी स्टेट को क्या रखेगी? क्या रखेगी? बॉडी, सुन रहे हो? विल retain its state। रिटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। तो बॉडी अपनी स्टेट को बरकरार रखे। अब वो जो स्टेट है वो रेस्ट की स्टेट भी हो सकती है, जो कि क्या है? 0 मीटर। वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट भी हो सकती है, मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी भी। ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। बॉडी अपनी, अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अमल ना करे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी वेलोसिटी जो भी तू रहेगी। अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगी, अगर वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बात समझियो? ये नहीं समझे तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के 2 हिस्से हैं। एक किसको डील करता है? बॉडी एट रेस्ट को। और दूसरा किसको डील करता है? बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन। और ये कहता है कि ये स्टेट्स क्या रहेंगी? बरकरार रहेंगी। यूनिफॉर्म मोशन रिटेन रहेगी, रेस्ट की स्टेट रिटेन रहेगी। कब तक? जब तक फोर्स क्या, मतलब इनमें चेंज, इनका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, वो उस वक्त तक 0 रहेगा जब तक बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या है। तो मैथमेटिकली तो इस फर्स्ट लॉ बहुत ही छोटा था। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो सेकंड लॉ का सिर्फ एक केस है भाई, कि फोर्स 0 हो जाए तो फर्स्ट लॉ बन जाता है। नहीं समझ आया? कि अगर बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स 0 हो तो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक बॉडी पे फोर्स एक्सेलरेशन 0 नहीं मालूम। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और यही बताया गया। देखिए ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। ए बॉडी कंटिन्यूज इस स्टेट, ए बॉडी रिटेन्स इस स्टेट। ये बॉडी बरकरार रखती है अपनी हालत को। आप रेस्ट और आप यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ आया नहीं है? तो क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ये इसका मतलब बता क्या मीन्स? गौर से सोचना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, स्टेट ही नहीं चेंज हो रही, ठीक है। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 या नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब ये हुआ इस सारी बहस का कि व्हेन फोर्स इज 0, समझ आया? नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, दैट इज
0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्रॉब्लम विद यू. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया. शुरू करते हैं. न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन वो पहला साइंसदान था जिसने फॉर्मुलेट किए थे, फार्मूले दिए थे, फॉर्मल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में. किस फॉर्म में? मैथमेटिकल फॉर्म में. पहली दफा मैथमेटिकल फॉर्म में जो लॉज ऑफ मोशन है. सुन रहे हो? और पहला साइंसदान था जिसने फॉर्मुलेट किए थे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे थे लॉज ऑफ मोशन, नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिनको न्यूटन के कवानीन हरकत कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? मैंने डेफिनेशन दे दी थी लॉज ऑफ मोशन की कि those laws which are used to establish the relationship between force and motion are called laws of motion. Newton's first law of motion deals with the bodies. अब सुन रहे हो? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक किसके साथ है? ये उन इजसाम के साथ इसका ताल्लुक है which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. According to Newton's first law of motion, ये इसकी डेफिनेशन. सुन रहे हो? A body at rest remains at rest. A body at rest remains at rest. एक बॉडी रेस्ट पे तो कहाँ रहेगी? रेस्ट पे. प्रोवाइडेड, बशर्ते के. किस शर्त के साथ? नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ये बोतल इस टेबल पे पड़ी है, रेस्ट में रहेगी. कब तक? जब तक इस पे लगने वाली फोर्स क्या है? 0 है. और जब फोर्स लग जाएगी तो इसकी स्टेट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व द. अब ये पार्ट पहला पार्ट है उसका, ठीक है. और बंदा पूछ ले न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कितने हिस्से बताना है? 2 हिस्से. पहला हिस्सा बॉडीज एट रेस्ट को डील करता है और दूसरा हिस्सा बॉडीज इन मोशन को डील करता है. दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू. कानून का ये हिस्सा दुरुस्त है. As we observe, जैसा कि हम देखते हैं, that objects do not move. चीजें हरकत नहीं करती by themselves. बोतल खुद ब खुद मूव करके वहां चली जाएगी? समझे हो? ये बोतल यहां से चले और खुद ब खुद वो दूसरे कमरे का चक्कर काट के वापस आ जाए. घर में कोई चीज जमीन अगर अलमारी में रखी होती है, आपसे ज्यादा तो आपकी अम्मी न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानती है. वो कहती है मैंने चीज अलमारी के ऊपर रखी थी, किचन में क्या कर. न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग गया कि अगर मैंने अलमारी पर रखा था तो इसको कहाँ होना चाहिए था? ये यहां कैसे चल कर आ गई? अम्मी को इतना पता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. बॉडी फ्रीजर के ऊपर पड़ी हुई तो कहाँ रहेगी? कब तक? जब तक उसको कुछ छेड़े ना. समझ आया? छेड़ने का मतलब है नेट फोर्स लगाना. अब हामिद अली ने क्या किया? नेल कटर फ्रीजर से उठाया और ड्राइंग रूम में जाकर रख दिया. मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो उसको फ्रीजर के ऊपर रखती हूँ. कहाँ से? नाखून काटने थे तो काट के कहाँ रखना था? और दूसरी बात ये यहाँ पे कैसे आया? दूसरी बात ये इतना तो आपको यकीन है कि एक बॉडी खुद से हरकत में नहीं आ सकती, तो ये आपको कैसे यकीन आ जाता है कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बन गई होगी? दूसरी चीज गौर से सुनो. समझ आ गया? ये चीजें खुद ब खुद मूव नहीं करती unless someone moves them. यहां तक कि कोई उनको हरकत दे. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक किताब जो किस पे पड़ी रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में रहेगी एज लॉन्ग एज, तब तक नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब कोई छेड़छाड़ न करे. नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट मतलब कोई छेड़छाड़ ना करे, उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे. समझ आए?
Similarly, a moving object does not stop moving by itself. ये दूसरा हिस्सा। अब अगर एक बॉडी हरकत कर रही है तो वो खुद ब खुद नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अब आप कहते हैं सर ये कैसी बात आप करते हैं? क्रिकेट ग्राउंड में हम बॉल फेंकते हैं और वो आस्ते आस्ते खुद ब खुद ही रुक जाती है। आपको पता कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी फोर्सेस चीजों पे लगती हैं जो हमें नजर, जब वो बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही होती है ना तो ग्राउंड और बॉल के दरमियान में एक फ्रिक्शन की फोर्स है जो हम आगे बढ़ेंगे, रगड़ की कुव्वत है, समझ आया? वो उसको मुसलसल रोक रही होती है बॉल। अगर वही बॉल आप खला में जाके छोड़ दें जहाँ पे कोई चीज नहीं है, बॉल कभी भी नहीं रुके, कभी भी नहीं रुके। So, a moving object does not stop moving by itself. एक हरकत करता हुआ जिस्म खुद ब खुद नहीं रुकता। हरकत करती हुई ट्रेन अचानक रुक जाए तो सोचता किसने ब्रेक मारी, पूछते नहीं पूछते, इतना आपको पता खुद ब खुद नहीं रुकेगा। ए बार रोल्ड ऑन रफ ग्राउंड, एक बात जिसको आप खुरदरी जमीन पर, सुन रहे हो? स्टॉप्स अर्लियर, वो जल्दी रुक जाती है, देन द बॉल दैट इज रोल्ड ऑन द स्मूथ ग्राउंड, फर्श पे फेंकोगे तो बात इतना जल्दी नहीं रुकती, रुक जाती है बनिस्बत किसके? जो खुरदरी जमीन है उसमें, खड्डे जिसमें है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि रफ सरफेसेस जो होती हैं वो ऑफर करती हैं, वो पेश करती हैं ग्रेटर फ्रिक्शन, ज्यादा मज़ाहमत, ज्यादा रोक टोक, मज़ाहमत, रोक टोक, मुखालफत, सुन रहे हो? रगड़। इट देयर वुड बी, सॉरी इट नहीं आना चाहिए यहां पे, इफ आना चाहिए। राइटिंग में ना, इफ अगर देयर विल बी नो नेट फोर्स, अगर कोई नेट फोर्स अमल ना करे टू अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की हरकत को रोकने के लिए, को खत्म करने के लिए, अपोज का मतलब है मुखालफत करना, रोकना, देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप, तो फिर हरकत करता हुआ जिस्म रुकेगा नहीं कभी भी। समझ आया? समझ आया नहीं है? कभी कभी लोग बर्फ पे, कभी आप गए मरी, बर्फ ज्यादा पड़ी हुई तो रोड पे खड़ा बंदा फिसलना शुरू करता है और फिर उस वक्त में पता चलता है हाँ मुझे कोई चीज नहीं रोक रही है, और उस वक्त में पता चलता है हाँ जमीन नहीं रोकती है। सुन रहे हो? सो जनाब, thus Newton's first law of motion states that, न्यूटन का पहला कानून हरकत यह कहता है, मैं तो मैथमेटिकली कहूंगा, मैथमेटिक्स में सिर्फ दो चीजें, if f is 0 then a body continues its state of rest or of uniform motion। अच्छा भैया बात सुनना, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, तो आर के बाद ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि ये स्टेट इसके साथ भी आ सकता था, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सुन रहे हो? इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखेगी, बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत को इन स्ट्रेट लाइन बरकरार, लेकिन कब तक? ये बात कब तक रहेगी? तो ये आपके वालिदैन आपसे ज्यादा जानते हैं, बशर्ते के नेट फोर्स 0 हो, तब तक। प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि नो नेट फोर्स एक्शन ऑन इट, इसको यू लिखो, इफ नेट फोर्स इज 0 देन एक्सेलरेशन इज, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी 0 है 0 रहेगी, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। वेलोसिटी नॉन 0 है तो जो है वही रहेगी, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज ना आने का मतलब समझते हो? पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, दूसरा डायरेक्शन में चेंज, दो चीजें चेंज नहीं होंगी। इसी को मैंने लिखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख दिया, इसका मतलब मैंने बताया
ये एक अच्छा बच्चा सोचने लगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो। जब बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन को बॉडी कंटिन्यू कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, लेकिन कब तक? व्हेन नेट फोर्स इज जीरो या नो नेट फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी। क्लियर हुआ? सो ये ले, व्हेन एफ इज जीरो एक्सेलरेशन इज, if net force acting on a body is zero then the acceleration of body is zero। ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ की शॉर्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? उसका प्रूफ भी दे चुका हूं आपको। अब जरा यहाँ पर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्यों बरकरार रखती है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्यों रिटेन करने की कोशिश करती है, उसमें चेंज क्यों नहीं आने देती? अपनी एक प्रॉपर्टी की वजह से। वो प्रॉपर्टी मैंने कल पढ़ाई थी। क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? इनर्शिया। सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स, क्योंकि न्यूटन का पहला कानून हरकत जो है वो मुताल्लिक है विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी। किसके मुताल्लिक? ऑफ मैटर, मादे की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ। सो देयरफॉर, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, हम इस बात का मुशाहिदा कर चुके हैं, गौर से सुनना, द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन ए बस, वो मुसाफिर जो एक बस में खड़े होते हैं, फॉल फॉरवर्ड, आगे की सिम्त में गिरते हैं, व्हेन इट्स ड्राइवर, जब जो बस का ड्राइवर है, अप्लाइज द सडनली, अचानक। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ आपके साथ? हुआ ना? इट इज, सादा सा का जवाब दूं तो इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बस, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नई डिटेल जो आप चाहिए तो गौर से, मुसाफिर जब खड़ा होता है तो उसके पांव कहाँ जुड़े होते हैं? फर्श के साथ। और सर कहाँ होता है? ऊपर। अब पांव तो डायरेक्ट बस के फर्श के साथ है, वो तो फौरन बस के साथ रुक जाएंगे, लेकिन जो ऊपर का दाड़ा है वो हवा में होता है, क्योंकि वो तो फर्श के साथ नहीं है, उसको कोई चीज डायरेक्टली तो नहीं रोक रही, तो पांव तो बस के साथ पीछे चले जाते हैं और दाढ़ इनर्शिया की वजह से। समझ आया? तो when its driver applies the brake suddenly, it is the upper parts of their bodies, their से मुराद कौन है? पैसेंजर्स। It is ऐसा इसलिए है, the upper parts of the bodies tend to continue, वो कोशिश करते हैं, tend का मतलब होता है कोशिश करते हैं, to continue, कि वो बरकरार रखें their motion, अपनी हरकत को, और lower parts of body, लेकिन जो निचले हिस्से होते हैं ये जिस्म के, in contact with the bus, stop with it, जो बस के साथ किस में होते हैं? कांटेक्ट में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो बस के साथ ही कर देते हैं, स्टॉप कर दो, प्रॉब्लम किसी को। हेंस, लिहाजा दे फॉल फॉरवर्ड, ऊपर का दड़ आगे चला जाएगा और नीचे वाला पीछे चला जाएगा। समझ आया नहीं यार? किसी को प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? सो दिस इज, अगर इसको शॉर्ट कर लें, जब मैं सवाल पूछ लें, सवाल ये पूछेंगे, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली। आगे डाल दे WHY, वाई और क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहां से जोड़ना, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली because of inertia। अब ये कुछ सवाल आता है, सुन रहे हो? Why Newton's first law of motion is also known as law of inertia? तो क्या जवाब दोगे? Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, therefore समझ आ गया? We have observed that the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies the brakes suddenly. The passenger standing in a bus fall forward when its driver applies the brakes suddenly due to its
ड्यू टू देयर इनर्शिया, फुल स्टॉप। इतना जवाब भी काफी है। अब अगर डिटेल में लिखना तो इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। ठीक है, यहाँ टेंस नहीं आना चाहिए, टेंड आना चाहिए। द लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द बस, स्टॉप विद इट एंड दे फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ भी हो गया। अब एक और सादा सा सवाल है मेरा, बड़ा ही मासूम सा सवाल है, जवाब दोगे? जी सर। जवाब दोगे? पक्का वाला कच्चा वाला? सोच लो, सोच लो। एक गाड़ी आ रही थी, कार, एक बंदा खड़ा था, सुन रहे? गाड़ी आके उसको टक्कर मारी, गाड़ी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब जैसे ही एक्सीडेंट होगा, सुन रहे हो? मुझे इस सवाल का जवाब दे। बंदे बेचारे की दो टांगें टूट गई, दोनों टांगें टूट गई जब टक्कर हुई। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या कोई गाड़ी को भी चोट लगी होगी या नहीं लगी होगी? बंदे को भी लगी होगी। अच्छा ये बताओ, गाड़ी ने तो बंदे को चोट मारी मारी, गाड़ी को चोट क्यों लगी? पहला सवाल। कार को झटका क्यों लगा? दूसरा सवाल। दो सवाल है मेरे आपसे, अगर मुझे इन दो सवालों का आपने जवाब दे दिया तो रहती जिंदगी तक एक चीज आपको पक्की याद रहेगी। बताएंगे, जब कार किसी चीज को लगती है तो उस चीज को चोट लगती है ना, कार को झटका क्यों लगता है? कार को चोट क्यों लगती है? या हामिद ये भागते भागते आ रहे थे, शहरों को टक्कर मारी, ठीक है, तो क्या हामिद ने टक्कर मारी, शहरोज को चोट लगी, क्या हामिद को भी चोट लगेगी? हामिद को भी चोट लगेगी। रिएक्शन तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं वजह पूछ रहा हूं। हामिद ने तो चोट मारी है उसको, हामिद को चोट क्यों लगी आगे से? शरोज ने तो मारा ही कुछ नहीं, पर फिर भी चोट लगी उसको, क्यों लगी? क्लैपिंग फॉर हाजी। इट इज द नेचुरल एबिलिटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हुई हर चीज। तीसरा कानून कोई अलग चीज नहीं है। तीसरा कानून आपको ये बता रहा कि जब किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वो भी आगे से आप पे फोर्स लगाएगी। इतना सोच के जाना, चाहे वो कमजोर है या चाहे वो ताकतवर है, फोर्स वो भी लगाएगा। समझ आया नहीं यार? वो लगाए या ना लगाए लग जाएगी, नेचुरली लग जाएगी। अल्लाह ने हर चीज में कुदरती सलाहियत रखी है जिसको इनर्शिया कहते हैं। और जब भी आप बाहर से किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? आगे से फोर्स लाजमन लगाएगी, चाहे उसको पता हो या कि मेरे को फोर्स लगने लगी। और जितनी देर के लिए, ये भी बात और से सुनना, जितनी देर के लिए तुम फोर्स लगाओगे वो बॉडी भी आगे से उतनी देर के लिए फोर्स लगाएगी। जितनी देर के लिए एक्शन होगा उतनी देर के लिए रिएक्शन होगा। एक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म। सुन रहे? और ये रिएक्शनल फोर्स किसकी वजह से लगती है? इसी को इनर्शिया कहते हैं। याद है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। आपको बंदा क्या हुई है क्या? रिएक्शन इनर्शिया की वजह से तो होता ही नहीं है। तो कहना जरा पढ़े डेफिनेशन इसकी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। रेजिस्ट करने का मतलब है बॉडी पे फोर्स लगाएगी और चेंज। अच्छा, बॉडी की स्टेट को जब आप चेंज करते हो तो किस चीज से चेंज करते हो बताओ? स्टेट के चेंज होने का मतलब बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। स्टेट चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगा।
और जब भी एक्सेलरेशन आएगा वो कौन पैदा करेगी? फोर्स पैदा करेगी जनाब अली। जब भी बॉडी की स्टेट को चेंज करोगे तो न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है फोर्स नॉन जीरो होगी तब एक्सेलरेशन पैदा होगा। फोर्स जीरो होगी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो जब भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है ना हाथ में, आपको क्या लगानी पड़ेगी? तो ये है एनी चेंज इन द स्टेट मीन्स द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, बॉडी पे फोर्स लगाएगी। चेंज का मतलब है बॉडी पे फोर्स लगी, तो रेजिस्ट करने का मतलब है बॉडी पे क्या करेगी? नेचुरल एबिलिटी है बॉडी की, बॉडी पे फोर्स लगाएगी। अब बात समझिए, एक इंसान को जो कार आके टक्कर मार रही है ना, तो इंसान पे जो कार फोर्स लगा रही है वो एक्शन है। इंसान की बॉडी वापस कार पे क्यों फोर्स लगाती है? अपने इनर्शिया की वजह से। इंसान की बॉडी चाहती है कि जहां पे है वहां पे रहे, जहां पे है वहां पर ही रहे, और अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए इंसान की बॉडी नेचुरली कार पे इन रिटर्न फोर्स लगाती है। बात समझिए ये नहीं समझे? क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, ठीक, कार ने फोर्स लगाई तो इंसान की बॉडी ने भी आगे से क्या लगा दी? देखो तुम ईंट पे थोड़ी मारते हो ना, क्या करके मारते हो? तो क्या जब वो थोड़ी ईंट पे को चोट मारती तो क्या ईंट आगे से थोड़ी को चोट नहीं मारती होगी? आप समझ आए? आप दीवार को मुक्का मार दो तो दीवार टूटती तो क्या आपके हाथ पे तो असर नहीं होता? होता है। अब कुछ बात समझ आ रही है कि कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक काम करने से पहले कहा सोच लो कि अगर तुम किसी की गीबत करने जा रहे हो तो तुम्हारी भी गीबत होगी। याद रखना, फोर्सेस पेयर में वजूद में। आज तुम किसी की कर रहे हो, कल तुम्हारी कोई करेगा। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। दुनिया मकाफत अमल है। आप समझा? नहीं यार, सुन रहे हो? तो जनाब अली, मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ, हाँ जी ठीक है, मैंने किसी को चपेट मारी तो चोट उसको लगी। मेरे हाथ पे चोट लगती है जब मैं किसी को चपेट मारता हूँ, तो मैंने तो उसको चपेट मारी थी, आगे से मुझे क्यों पड़ी? मेरे हाथ पे चोट क्यों लगी? लगी ना, लेकिन क्यों लगी? क्योंकि मेरे हाथ ने उसकी शेप चेंज करने की कोशिश की है, तो उस बॉडी ने आगे से मेरे हाथ की भी शेप चेंज करने की कोशिश की। अब बात समझ आई? नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो बेटा, ये जो रिएक्शन होता है ये किसकी वजह से होता है? अब आगे आपके मुकद्दर के आप याद रखते हो ये तो समझ आ गया कि एक्शन होता है तो आगे से रिएक्शन होता है, और क्यों होता है? इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। तो मैंने कल आपसे वादा किया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ समझ लो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की जुबान में समझा दूंगा, और थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टी इनर्शिया की वजह से समझा दूंगा। समझ आ गया? रिएक्शनल फोर्स का कॉज इनर्शिया है। इनर्शिया जनरेट्स द रिएक्शनल फोर्स। आप जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, देखो मैं टेबल को लगा रहा हूं, अगर मेरी उंगली को भी फोर्स लग रही है, चोट मुझे भी लग रही है। अगर तुम चोट मारोगे तो बेटा तो जो चोट है वो आपको भी लगेगी। सुन रहे हो? अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हो, नुकसान आपका भी होगा। नेचुरल टेंडेंसी अल्लाह पाक ने रखी, नेचुरल टेंडेंसी जैसी करनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सारी अब फिजिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो किस वजह? जुमूद की वजह से हो रहा है। हर चीज जामिद है, अपनी स्टेट को पक्का पकड़ के रखने की कोशिश करती है। तुम जैसे डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करोगे तो अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ आगे वाली बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट करने का मतलब है फोर्स लगाएगी। रोकने का मतलब है ना कि या तो पुश करेगी या पुल करेगी। मैं बोतल को खींच रहा हूं तो मुझे खींच रही है, क्यों खींच रही है? इनर्शिया की वजह से खींच रही है। आप समझे? नहीं समझे?
समझे हो? अच्छा चलो एक और सवाल पूछूं, जवाब दोगे? जवाब नहीं देते आप? चलो फिर देख लेते हैं, जवाब देते हैं। अब मैंने 2 सवाल पूछे थे, कितने? पहला सवाल था why car feels jerk because of the inertia of body। बॉडी के ऊपर, बॉडी की वजह से जो कार को झटका लगता है ना, वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से लगता है। रिएक्शन जो बॉडी करती है ना, अच्छा देखो, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे अमल कर रहे हैं या 2 डिफरेंट बॉडीज पे अमल कर रहे हैं? एक्शन ह्यूमन बॉडी पे है और रिएक्शन किस पे है? कार पे है। कार ने इधर को फोर्स लगाई है इस बॉडी पे, isn't it? और इस बॉडी ने कार पे किधर को फोर्स लगाई है? इधर को। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? 2 डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, बंदे की टांग टूट जाती है और गाड़ी को कुछ भी नहीं होता, होता है? नहीं होता ना? कार को कुछ हुआ तो ऐसे की हंसी होती है, समझ आ? मुझे ये बताओ, बंदे पे फोर्स ज्यादा लगी या कार पे? जिससे पूछूंगा अब मैं जवाब देता हूँ। टांगों के अंदर, टांगे कमजोर हैं, कार की बॉडी का लोहे की है, लोहा, दोनों पे फोर्स ज्यादा लगी है, लेकिन लोहे की शेप को चेंज करने के लिए वो फोर्स इतनी नहीं थी। टांगे उस फोर्स से टूट सकती है, लेकिन कार की बॉडी वो बर्दाश्त कर सकती है। समझ आया नहीं? मैं एक ही कुव्वत की फोर्स आपके मुंह पे लगाऊं और उसी कुव्वत की फोर्स आपके कमर पे लगाऊं तो चेहरे पे चोट, क्योंकि ये नाजुक है और वो सख्त है। अब बात समझ आ रही? नहीं आ रही? तो बच्चे याद रखना, इंसान की बॉडी का जो मटेरियल था ना, वो उतनी फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उससे टूट सकता था, और कार की बॉडी उसी फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है और उसके ऊपर कोई फर्क, फोर्स बराबर लगी है। अब आगे सहने की एबिलिटी है ना, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी नहीं थी कि उसको सह सके, कार की बॉडी की एबिलिटी थी सह गई। अब बात समझ आइए? लेकिन फोर्स इक्वल लगी है। ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की इलास्टिसिटी जो थी वो कम थी, कार की बॉडी की इलास्टिसिटी क्या थी, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ और इंसान की बॉडी टूट गई। अब बात समझो? चलो एक और बात, एक बस जा रही थी, सुन रहे हो? रास्ते में एक पतंगा उड़ता हुआ आ रहा था। पतंगे का नहीं पता? पतंगे का नहीं पता? टिड्डा, और टिड्डा हाँ वो जहाज, जहाज जहाज कहीं पकड़ा जहाज? अच्छा हेलीकॉप्टर, अच्छा ठीक है, इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ठीक है, ये आगे टकराया बस के शीशे के साथ, टिक की आवाज आई और ये बेचारा मारकर नीचे। समझ आ नहीं है? बताओ, कार के स्क्रीन पे चोट लगी नहीं लगी? और इसको भी चोट लगी, लगी ना? अब मुझे ये बताओ, टिड्डा बेचारा मार गया, तो बताओ टिड्डे पे फोर्स ज्यादा लगी या कार के शीशे पे? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। रोज बराबर लगी है। इनर्शिया ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि जो आप बराबर के देती है, बंदे को पता हो या ना हो। हाँ, अब आगे गया कि वो फोर्स, एक बॉडी जो ताकतवर होगी सह जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, जो कमजोर होगी वो क्या भी हो सकती है। जरा फोर्स बराबर लगेगी, आगे कौन मरता कौन जीता मुझे नहीं पता। हो सकता है एक ज्यादा सख्त जान हो बच जाए और एक कमजोर हो मर जाए बेचारा। आवाज सुन लो। मैं था फुटबॉल खेलने जा रहा था, तो एक चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी। खंबे की तार देखते हो, खंबे के साथ एक तार लगी होती है नीचे जमीन के साथ, तो चिड़िया बेचारी उड़ती हुई आ रही थी, आगे टकराई, डज टकराने के बाद नीचे गिरी, फड़क के मार गई।
अब मुझे ये बताओ, तार पे फोर्स ज्यादा लगी है चिड़िया पे? सो बिजली से आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचा सकता है, ठीक है, झगड़े से आपको बता सकता है कि जनाब फोर्स बराबर लगी है। अब आप में सहने की सलाहियत नहीं है तो मेरा क्या कसूर है, लगी दोनों को बराबर, और यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ तो एक्शन तो किसकी वजह से होता है? इंटेंशनली होता है ना एक्शन, लेकिन जो रिएक्शन होता है वो इनर्शिया की वजह से होता है। एक्शन अप्लाइड फोर्स होती है, ये मैं लगा रहा हूं, लेकिन जो आगे से ये बोतल लगा रही है ना मुझे, ये क्या रिएक्शनल फोर्स है, इसकी इनर्शिया की वजह से। सुन रहे हो? ये जब मुझे आगे से धक्का मिल रहा है ना, मैं धक्का मारू तो मुझे भी धक्के मिल रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? गौर से सुनो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सब प्यारे बच्चों चेयर आगे कर लो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो देयरफॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको इनर्शियल प्रॉपर्टी की बेसिस पे बता रहा है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी आगे से उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी सिमत क्या होगी? अपोजिट होगी। आपका निशाना बॉडी होगी, बॉडी का निशाना आप हो गए, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो मसला क्लियर हो गया? सो लो जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपको आ गया समझ, तो तीनों लॉज हो गए डिस्कस।